आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 19 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस की थी कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है और साथ ही पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों क्या हैं और इनका अपना अपना क्या रोल है, और पावर ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों में आपस में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्या हैं और इनका अपना अपना क्या रोल है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंडक्टर? ए कंडक्टर इज ए सब्सटेंस और मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी to flow through it. In a conductor, electrically charged carriers, usually electrons or ions, move energy from one atom to another atom when voltage applied. यानी इसे हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझें तो कंडक्टर वो तत्व है, वो मैटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए यूज किया जाता है, यानी उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इसे हमने हाल ही में एटम की स्टडी यानी कंडक्टर के एटम के अंदर के एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो स्टडी की थी, उसके मुताबिक न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस के ऑर्बिट के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब भी उनके अंदर वोल्टेज दी जाती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में प्रवेश कर जाते हैं और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। उसी के अनुसार यदि कंडक्टर को हम एक वायर के रूप में, एक केबल के रूप में यूज करते हैं तो वो वायर चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, यदि उसके एक सिरे पे यदि हम वोल्टेज देते हैं तो वो दूसरे सिरे तक बिना टाइम वेस्ट किए हुए वहां पर हमें वोल्टेज मिल जाता है, यानी वहां तक करंट फ्लो करता है। हो सकता है वोल्टेज हमें दूसरे छोर पे कम मिले क्योंकि वहां पर केबल का यानी वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से बीच में रास्ते में उस रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज का कुछ लॉस हो जाता है, लेकिन हमें वोल्टेज वहां पर जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो आबादी से बहुत दूर, यानी यदि हम यूजर से लेकर के पावर स्टेशन तक देखें तो वो डिस्टेंस बहुत लंबा होता है, लेकिन जैसे ही वहां से सप्लाई ऑन होती है विद इन सेकेंड वो सप्लाई यूजर तक पहुंच जाती है, यानी उसमें रास्ते में से वही वोल्टेज का लॉस होगा जो उसकी केबल का रेजिस्टेंस वगैरह होता है। इसीलिए वहां पर स्टार्टिंग में ही उसमें कुछ ज्यादा वोल्टेज बना करके उसको यूजर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ये कंडक्टर नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड कंडक्टर, गैस कंडक्टर और लिक्विड कंडक्टर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर की। कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की मात्रा जितनी कम होगी वो कंडक्टर उतना ही अच्छा माना जाएगा। सॉलिड कंडक्टर में सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि सॉलिड कंडक्टर की श्रेणी में ही आते हैं। सोना और चांदी सबसे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, लेकिन ये महंगे होने के कारण इनका यूटिलाइज कुछ खास जगहों पे ही किया जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे कि वहां पर कुछ खास स्पेशल टाइप की चिप में इनका यूटिलाइज होता है। और जहां तक सिल्वर की बात है तो सिल्वर चिप के साथ साथ में हाई वोल्टेज यानी हाई कैपेसिटी रेटिंग के जो फ्यूज होते हैं
उनमें भी कुछ जगह पर इसका यूटिलाइज किया जाता है। पहले के समय में सिल्वर, कॉपर बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ और इनके महंगे होने के कारण इनका यूटिलाइज कुछ खास जगहों पे ही सिमट के रह गया है, यानी इनका यूज अब कुछ खास जगहों पे ही किया जाता है। कॉपर का यूज आज भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन में बहुत होता है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी लाइन में केबल को लेकर के देखें तो वहां पर कॉपर की जगह, कॉपर का तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ज्यादा एल्युमिनियम और स्टील का यूटिलाइज किया जाता है। पहले के समय में सिल्वर और कॉपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ और कॉस्ट ज्यादा होने के कारण इसका उपयोग कम होता गया और इसकी जगह एल्युमिनियम और स्टील ने ज्यादा ले ली। हालांकि कॉपर का यूटिलाइज आज भी बहुत होता है, खासकर जैसे हम कितने भी टाइप की जो बाइंडिंग है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, मोटर है, पंखे हैं, यानी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर कॉपर का यूटिलाइज किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इनके अलावा भी जिनमें कॉपर का यूटिलाइज बहुत ज्यादा होता है। केबल में भी खासकर कॉपर का वायर जो हमारी फ्लेक्सिबल केबल होती है, यानी हमें जहां खास जगहों पे जो केबल लगाई जाती है, जिसे हम अच्छी क्वालिटी की केबल मानते हैं, जिसमें लॉसेस कम होते हैं, वो कॉपर के कंडक्टर से ही बनाई गई केबल होती है। कॉस्ट वाइज देखें तो गोल्ड, सिल्वर के बाद कॉपर का ही नंबर आता है। प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो गोल्ड और सिल्वर के बाद कॉपर का ही नंबर आता है। और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में भी इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज सुनने को मिलेगा, यानी जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड कंडक्टर की। वैसे तो लिक्विड कंडक्टर में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ आते हैं जिनमें कंडक्टर के गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो मेनली यूज होने वाले लिक्विड कंडक्टर हैं उनमें मरकरी, एसिड सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन, इन सब का यूटिलाइज भी कुछ खास प्रोसेस में किया जाता है। गैस कंडक्टर, कार्बन द ओनली गैस कंडक्टर दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गैस कंडक्टर का भी कुछ खास जगहों पे इसका यूटिलाइज होता है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मीन्स insulator. Semiconductor can be pure element such as silicon and germanium. खनिज पदार्थों का, हमारी पृथ्वी खनिज का अपने आप में बहुत बड़ा भंडार है। उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बिजली के संपर्क में आने से, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से उनमें करंट फ्लो हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। और वहीं पर कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं, और उस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हीं को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी वही सब उस टाइप के मटेरियल ही सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। और इनमें खासकर जर्मेनियम और सिलिकॉन बहुत ज्यादा फेमस हैं, और ये दोनों ही जर्मेनियम और सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में बहुत ज्यादा यूज होने वाले तत्व हैं। यानी खासकर डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी चिप के अंदर भी इसका यूटिलाइज होता है, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। आपने अभी पीछे हाल ही में सुना होगा कि मार्केट में खासकर सेमीकंडक्टर की कुछ शॉर्टेज हो गई है, यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड होती है। वैसे भी हम इसे जब आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे तो उसमें
इसे हम ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। यानी आईसी और चिप के ऊपर खासकर जब काम होगा तो उसे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए इसे समझना पड़ेगा, यानी वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अभी की स्टडी में तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आगे भी इसके टच में रहेंगे। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस in the way of current. The aim of the insulation is to check the flow of currents such as glass, dry wood, dry clothes, silk and rubber etc. इंसुलेटर वो मटेरियल है, यानी वो तत्व है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यानी इंसुलेटर का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हमें कंडक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही इंसुलेटर की भी जरूरत होती है। यानी हमें फेस और न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनको आइसोलेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंसुलेशन डालने की जरूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रिशियन जिसको डेली लाइफ में अपने में यूज करता है, यानी वो एक छोटे से टेस्टर को कैसे एक नंगी तार के साथ टच करके वो वोल्टेज को चेक करता है कि सप्लाई है या नहीं, यानी जहां से वो जो पकड़ता है उसको, वो जो टेस्टर है उसको, जो वो हैंडल को पकड़ता है, वो कहीं ना कहीं इंसुलेशन का ही बना हुआ होता है। ये जो टेस्टर है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो इसका हैंडल है, जो ये पकड़ने का हैंडल है, ये पूरा इंसुलेशन के साथ बना हुआ है, यानी ये एक इंसुलेशन मटेरियल है, इंसुलेटेड मटेरियल है। और इसके साथ में यानी जो इसकी जो रॉड है, उसमें भी आप देख रहे हो तो कि बीच में एक रबड़ टाइप का, यानी प्लास्टिक टाइप का आगे एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। यानी जब हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे तो कम से कम यदि हमारा हाथ यहां भी जाता है, कंडक्टर के ऊपर जाता है, तो शॉक ना लगे। यानी ये जितना भी कवर किया हुआ है, ये सारे का सारा इंसुलेटर है। इसको हम वैसे भी अभी बहुत जल्दी में प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, करेंगे, वहां पर भी हम इसको देखेंगे। इसके साथ ही जो हमारी वाइंडिंग होती है, जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट में, जिनमें मोटर है, पंखे हैं, ट्रांसफार्मर हैं, यानी बहुत सारे जितने भी जहां भी वाइंडिंग होती है, वहां पर जो कॉपर की वाइंडिंग होती है, उस कॉपर की वाइंडिंग के ऊपर भी यानी एक लिक्विड टाइप का एक लेप होता है, यानी उसमें भी कोटिंग की हुई होती है। जब उसकी बाइंडिंग हो तो बाइंडिंग के टाइम पे एक वायर दूसरे के साथ टच ना हो, यानी यदि टच होने का मतलब उसमें शॉर्टिंग के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इसलिए इंसुलेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। और ट्रांसफार्मर के अंदर खासकर हम बीच में जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग के बीच में एक पेपर टाइप का भी एक इंसुलेशन लगाते हैं, जो हम आगे चल के जब उसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इंसुलेशन में बहुत सारे मटेरियल आते हैं, लेकिन उनमें से जो खास इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं, उनमें से रबर, ग्लास, ऑयल, ड्राई एयर और ड्राई कॉटन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि हमारे इस लाइन में यूज होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइटम है। इसके साथ ही हम थोड़ी सी नजर हाई वोल्टेज लाइन में यूज होने वाले इंसुलेशन के ऊपर भी डाल लेते हैं। आपने देखा होगा कई, अभी मेरे पास प्रैक्टिकली दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन हम इसको भी देखेंगे आगे चल के। हाई वोल्टेज लाइन में पोर्सिलीन से बने हुए इंसुलेटर, ग्लास से बने हुए इंसुलेटर, सेरामिक यानी पॉलीमर से बने हुए इंसुलेटर, सेरेमिक से ही बना हुआ शेकल इंसुलेटर, और भी हैं जो हाई वोल्टेज लाइन में भी जिनका यूटिलाइज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंसुलेटर हैं जिनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उनका यूटिलाइज किया जाता है। आई थिंक अब तक हम सबको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की जानकारी
हो गई होगी, यानी हमें एक हल्की सी जानकारी हो गई होगी, ताकि हम आगे इसके बारे में स्टडी करें तो हमें एक सही सी डायरेक्शन मिल सके, एक छोटी सी डायरेक्शन मिल सके। आगे भी इन सब के बारे में स्टडी के साथ साथ में इनका जिक्र होता रहेगा। अब अगले ब्लॉग में हमने देखा था कि पावर हाउस से जो सप्लाई आई थी वो हमारे मीटर तक पहुंच गई थी। अब हम चाहते हैं कि एक बार जो घर के अंदर जो सप्लाई होती है, यानी मीटर के आगे जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे हमारे टीवी, प्रेस, फ्रिज और यानी घरेलू जो इक्विपमेंट चलते हैं, यानी वहां पर सप्लाई कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां पर हमें किस टाइप की सेफ्टी रखने की जरूरत होती है, अब हम अगले ब्लॉग में उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।